हेलो एवरीवन, नमस्कार सबनों के जी। और कल हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, हमारे पास पोलराइजेशन। ठीक है जी। पोलराइजेशन में क्या था हमारे पास कि हमारे पास जो ऑर्डिनरी लाइट हमें मिलती है वो क्या होती है, हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है। और अनपोलराइज्ड लाइट है जो वो क्या है, उसमें क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स हमारे पास क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर एक दूसरे वेव ऑफ प्रोपेगेशन के और एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या करते हैं, ओसिलेट करते हैं प्लेन में। क्लियर। ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, पोलराइज लाइट लेते हैं तो जो ओसिलेशंस होती है उनको एक ही प्लेन में क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देती है। और ठीक है। और दूसरी प्लेन में हम एक प्लेन में हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और दूसरी प्लेन में हमें वाइब्रेशन मिलती हैं। जिस प्लेन में हमारे पास वाइब्रेशंस मिलती हैं या ओसिलेशंस मिलती हैं उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ ओसिलेशंस। और जिस प्लेन में हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है। और एक चीज़ क्या हमने डिस्कस की थी कि जो पोलराइजेशन है वो हमारे पास किस चीज़ को डिटेक्ट कर रहा है, वेव की किस प्रॉपर्टी को डिटेक्ट कर रहा है, वेव की ट्रांसवर्स नेचर को डिटेक्ट कर रहा है। हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ध्यान में रखना ये बात, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उनकी पोलराइजेशन नहीं हो सकती, ओनली ट्रांसवर्स वेव्स की ही हमारे पास पोलराइजेशन हो सकती है। क्लियर। ठीक है जी। एक बार और रिपीट करते हैं कि हमारे पास पहले क्या आया था, अनपोलराइज लाइट। ठीक है जी। और अनपोलराइज लाइट को हम क्या करते हैं, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है पोलराइज़र, उसमें से पास करते हैं। और लाइट का जो कंपोनेंट हमारे पास पोलराइज़र की डायरेक्शन में होता है या उसके पैरेलल होता है वो तो पास कर जाता है, और जो दूसरा उसके परपेंडिकुलर होता है वो क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। क्लियर है। ठीक है। और जो पैरेलल वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोलराइज लाइट आ जाएगी। क्लियर। ठीक है जी। तो उसके बाद ये था हमारे पास पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल और पोलराइजेशन वर्टिकल। ठीक है। हमने एक पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में की है वो देख रहे हैं कि अगर आपके पास जो लाइट मिल रही है, ठीक है, वो आपको अगर मिल रही है कि हॉरिजॉन्टली मिल रही है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस मिल रही है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, एक कन्वीनियंस के लिए मैं एक्स एक्सिस बोल रही हूँ। ठीक है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक्स वाई जेड किस भी ले सकते हैं। ठीक है। एक कन्वीनियंस के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेके चलते हैं। ठीक है। और अलोंग वाई एक्सिस हम क्या लेके चलते हैं, वर्टिकल लेके चलते हैं। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट। इसमें भी हमने यही डिस्कस किया था कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उनको हम एरो से और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। और जब इसके भी हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए, एक तो ये एरो वाला हो गया और एक ये डॉट वाला हो गया। ठीक है जी। एरो वाला है जो वो पैरेलल हो जाएगा हमारे पास, और जो डॉट वाला है, ठीक है, वो डॉट वाला उसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो दोनों ही हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के क्या होंगे, हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। और जब हम पोलराइज़र लगा के हम लाइट को पोलराइज करेंगे तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट अलग अलग डायरेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है। मीन्स जो अब इन दोनों कंडीशंस में हम पोलराइज़र क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में लगाएंगे। अगर हमने ये वाला कंपोनेंट लेना है तो इसके पैरेलल लगाएंगे, अगर हमने ये वाला कंपोनेंट लेना है, ठीक है जी, तो इसके पैरेलल लगाएंगे। ठीक है। और अगर ये वाला कंपोनेंट लेना है, डॉट वाला कंपोनेंट लेना है, तो इसके पैरेलल लगाएंगे पोलराइज़र। क्लियर। ठीक है जी। अब था हमारे पास अनपोलराइज लाइट भी होगी, पोलराइज लाइट। और अब एक और चीज़ भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट में हम एक चीज़ और भी यूज़ कर रहे हैं। पोलराइज़र तो हम यूज़ करते थे, अब हम एनालाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। पोलराइज़र मीन्स एनालाइज़र क्या है, जो पोलराइज लाइट आई है उसको एक बार हमने और एनालाइज करना है। ठीक है। वो क्या डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं, कि जो पोलराइज़र है और एनालाइज़र है,
ठीक है। जो पोलराइज़र है और एनालाइज़र है, इस डायग्राम में, इस फिगर में, फिगर नंबर 2 में हमारे पास पोलराइज़र और एनालाइज़र क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या मिलती है, लाइट की मैक्सिमम मिलती है। और अगर हमारे पास पोलराइज़र और एनालाइज़र क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो वो हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी क्या मिलती है, हमारे पास 0 मिलती है। क्लियर? क्या बोल रही हूँ, ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि यही है हमारे पास लॉ ऑफ मेलस, ठीक है, यही है हमारे पास लॉ ऑफ मेलस। और इसके ऊपर हमारे पास जो न्यूमेरिकल है या क्वेश्चन है पेपर में, उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना। ये हमारे पास लॉ ऑफ मेलस क्या था, I इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, I इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ठीक है। और जब हमारे पास क्या होता है, थीटा 0 होता है तो हमें मैक्सिमम लाइट मिलती है, ठीक है। और जब हमारे पास थीटा क्या होता है, 90 होता है, तब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 1 होती है। क्लियर? ठीक है। तो इसी अगर हमारे पास पोलराइज़र जो थीटा है हमारे पास, वो किस चीज़ में एंगल होता है, थीटा हमारे पास एंगल होता है पोलराइज़र और एनालाइज़र में। अगर हमारे पास थीटा 0 है, ठीक है, अगर हमारे पास थीटा 0 है, ठीक है, इट मीन्स पोलराइज़र और एनालाइज़र एक दूसरे के क्या पैरेलल है, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी मिलेगी लाइट की, वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। और अगर हमारे पास पोलराइज़र और एनालाइज़र क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा हमारे पास क्या है, 90 है, तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या होगी, लाइट की 0 होगी, हमें कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। क्लियर? ठीक है जी। अब ये है हमारे पास ट्रांसमिशन एक्सिस और अब्जॉर्प्शन एक्सिस। ट्रांसमिशन एक्सिस और अब्जॉर्प्शन एक्सिस क्या है, ठीक है। देखिए, हम जब बात करते हैं पोलराइजेशन की, तो हम कहते हैं कि एक प्लेन होता है जिसमें हमें ऑसिलेशंस मिलती हैं, और दूसरा प्लेन वो होता है जिसमें हमारे पास कोई भी ऑसिलेशन भी नहीं मिलती। मतलब उस प्लेन में हमारे पास, या उस एक्सिस की तरफ हमारे पास जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है। और दूसरी जहाँ पे जिस प्लेन में हमारे पास ऑसिलेशन मिल रही है, वहाँ पे लाइट क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। और अब देखिए, ये वाला है हमारे पास जो लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, ठीक है जी, अनपोलराइज लाइट है। अब देखो, ये वाला कंपोनेंट मिल रहा है हमारे पास, ये वाला कंपोनेंट, एरो वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो जो एरो वाला कंपोनेंट है वो क्या है, वाई डैश एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। देखिए, ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास एरो वाला कंपोनेंट है वो वाई डैश एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। इट मीन्स जो हमारे पास कंपोनेंट मिलेगा लाइट का आफ्टर पोलराइजेशन, वो किस एक्सिस के अलोंग मिलेगा, वाई डैश एक्सिस के अलोंग मिलेगा। तो जो वाई डैश वाली एक्सिस होगी वो हमारे पास कौन सी एक्सिस हो जाएगी, ट्रांसमिशन एक्सिस। क्लियर? ठीक है। और जो डॉट वाला कंपोनेंट है, ठीक है, डॉट वाला कंपोनेंट है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो जेड डैश वाली एक्सिस होगी, जेड डैश वाली एक्सिस होगी, उस एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो लाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो उस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन एक्सिस। क्लियर? जिस एक्सिस की तरफ हमारे पास लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसमिशन एक्सिस। और जो हमारे पास लाइट क्या हो रही है, जिसकी तरफ अब्जॉर्ब हो रही है, उसको क्या बोल रहे हैं, अब्जॉर्प्शन एक्सिस। क्लियर? ठीक है। अब हमारे पास जो लाइट है वो क्या होती है, जो पोलराइज लाइट है उसकी 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। लिख तो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, एक सर्कुलरली पोलराइज लाइट, और जो थर्ड वन है वो हमारे पास क्या है, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। क्लियर? ठीक है। फर्स्टली हम बात कर रहे हैं कि लीनियरली पोलराइज लाइट। लीनियरली पोलराइज लाइट क्या है, कहते हैं अगर हमारे पास जो पोलराइज लाइट मिलती है, जो हमारे पास पोलराइज लाइट मिलेगी आफ्टर पोलराइजेशन, ठीक है, अगर वो एक सिंगल लाइन में हमारे पास, उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं एक सिंगल लाइन में हमारे पास वाइब्रेट कर रहे हैं या ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उस लाइट को हम क्या बोलेंगे, लीनियरली पोलराइज लाइट। If all electric vectors of light oscillate in constant orientation, if all electric vectors of light oscillate in constant orientation, अगर एक ही constant डायरेक्शन में में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं लाइट के वो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उस लाइट को हम क्या बोलेंगे, लीनियरली पोलराइज लाइट। ये अनपोलराइज लाइट है। आफ्टर हमें एक जो पोलराइज लाइट मिल रही है वो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है वो एक ही डायरेक्शन में हमारे पास क्या कर रहे हैं,
ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उस लाइट को क्या बोलते हैं, लीनियरली पोलराइज लाइट। और जब लीनियरली पोलराइज लाइट को हम 3D व्यू से देखते हैं, जब लीनियरली पोलराइज लाइट को हम 3D व्यू से देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर। जब लीनियरली पोलराइज लाइट को हम 3D व्यू से देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो लाइट होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर। ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्टली देखिए ये डायग्राम में ये है हमारे पास ये है लीनियरली पोलराइज लाइट, या हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर। ठीक है, ये है हमारे पास सर्कुलर पोलराइज लाइट और ये क्या है, एलिप्टिकल पोलराइज लाइट। क्लियर। ठीक है, और जो इनमें डिफरेंस क्या है, ये तो हमने लीनियरली पोलराइज लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम सर्कुलरी पोलराइज लाइट की। ठीक है, सर्कुलरी पोलराइज लाइट में हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है हमारे पास, वो क्या करता है, पीरियोडिकली क्या करता है, रोटेट करता है। जैसे ये वाली हमारे पास डायग्राम बन रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या करता है, पीरियोडिकली क्या करता है, रोटेट करता है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखिए, जब कोई भी पार्टिकल हमें पता है कि सर्कल में हमारे पास, सॉरी शेप इतनी सही नहीं बनी सर्कल की, एक बार और ट्राई करते हैं। ठीक है, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर शेप में कोई भी पाथ ट्रैवल करता है, मीन्स सर्कुलर पाथ ट्रैवल करता है, तो वो क्या करता है, जब सर्कुलर पाथ ट्रैवल करता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। ठीक है, बट जो इसका सेंटर से डिस्टेंस है, मीन्स रेडियस है, इसका सेंटर से डिस्टेंस है, रेडियस है, आर है, वो क्या रहता है हमारे पास, कांस्टेंट रहता है। यही बोलते हैं ना। ठीक है, तो जो सर्कुलरी पोलराइज लाइट होगी उसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, सर्कुलरी पोलराइज लाइट होगी उसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और जो डायरेक्शन है वो हमारे पास कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। ठीक है जी। ठीक है, और जो लोकेशन आएगी हमारे पास, देखिए जब ऐसे ऐसे पाथ ट्रैवल करेगा, कोई भी पार्टिकल ऐसे पाथ ट्रैवल करेगा, तो जो ये हमारे पास शेप बन जाएगी, ठीक है, जो ये हमारे पास शेप बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, हेलिक्स की। ठीक है, तो जो इसकी लोकेशन आएगी, जो ऐसे लोकेशन आएगी हमारे पास पार्टिकल की, जो वो पाथ ट्रैवल करेगा उसकी जो लोकेशन आएगी वो हमारे पास क्या होगी, हेलिक्स की शेप की होगी। ठीक है, मीन्स जो पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है लाइट का, वो क्या करेगा, हेलिक्स की जो शेप होती है उसके ऊपर ही उसका मतलब कॉर्नर रहेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। ठीक है, इसमें भी हमारे पास जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक वेक्टर की वो ऑसिलेट करेगी पीरियोडिकली। ठीक है, बट जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास वेरी करेगा। ठीक है, वेरी करेगा हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम में। ठीक है, सर्टन, क्योंकि हमारे पास हम देखते हैं ना कि जो हमारे पास इलिप्स होता है उसकी एक सर्टन लिमिट्स होती हैं। ठीक है, अगर किसी ने मैथ पढ़ा होगा तो उसको पता होगा इसकी, जो जब हम इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं तो उसकी लिमिट्स लेके के करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास जैसे सर्कुलरी जो लाइट है, सर्कुलरी पोलराइज लाइट है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रह रहा है, बट इसमें जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो फ्लक्चुएट करेगा बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्लियर, इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या करेगा, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट में हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक वेक्टर का वो क्या करेगा, वेरी करेगा बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली हमारे पास क्या करती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास पीरियोडिकली वो मतलब एक पीरियोडिकली हमें देते हैं। पीरियोडिकल में क्या रहते हैं कि एक जो इंटरवल होता है, एक पीरियड के बाद हमारे पास जो पार्टिकल है वो उसी पोजीशन पे दोबारा आ जाता है। ठीक है, वैसे ही। ठीक है, क्लियर। वैसे मैं पार्टिकल बोल के आपको कंपेयर करवा रही हूँ, बट लाइट में हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्शली पोलराइज लाइट।
पार्शली पोलराइज लाइट क्या होगी? मिक्सचर ऑफ पोलराइज लाइट एंड अनपोलराइज लाइट। जब हम लेते हैं पोलराइज लाइट लेते हैं आफ्टर पोलराइजेशन, ठीक है, तो वो कभी हमारे पास ये नहीं है कि हमेशा हमें जो फुली पोलराइज लाइट मिलेगी, ठीक है, तो हो भी सकता है कि उसमें अनपोलराइज लाइट का मिक्सचर हो, ठीक है, तो जो मिक्सचर होगा हमारे पास पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट का, उसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट, सॉरी पार्शली पोलराइज लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन ऑफ ऑसिलेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। प्लेन ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है हमारे पास? इन विच प्लेन ऑसिलेशंस टेक प्लेस। इन प्लेन, वो प्लेन जिसमें हमारे पास ऑसिलेशंस मिलेंगी आफ्टर पोलराइजेशन, उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जो प्लेन हमारे पास वो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और जिस प्लेन में हमारे पास ऑसिलेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्लियर? ठीक है जी। ये भी हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक बार और देख लेते हैं कि ये है हमारे पास एक्स एक्सिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। क्लियर? ठीक है। और वाई एक्सिस को हम क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक वेक्टर की, ठीक है, और जो जेड एक्सिस होगी हमारे पास वो उसको मैग्नेटिक वेक्टर के ले रहे हैं। जब हमारे पास अनपोलराइज लाइट पोलराइजर में से पास करेगी, ठीक है, मान लीजिए जो हमारे पास जेड एक्सिस की तरफ हमारे पास क्या हो रही है? पोलराइजेशन हो रही है, ठीक है, मीन्स जो जेड कंपोनेंट है लाइट का, जेड साइड वाला कंपोनेंट है लाइट का, वो क्या हो गया? पोलराइज हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट हो गया। और जो हमारे पास ये लाइट मिलेगी इस डायरेक्शन में, तो जो एक्स जेड वाला प्लेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और हमारे पास जो हमें ऑसिलेशंस मिल रही हैं, ठीक है, जो ऑसिलेशंस मिल रही हैं, तो वो किस डायरेक्शन में हमें मिल रही हैं या किस प्लेन में मिल रही है? वो हमें मिल रही है एक्स वाई प्लेन में। तो जो एक्स वाई प्लेन होगा वो हमारे पास क्या होगा? प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर? ठीक है। मेलस लॉ हम कल पे डिस्कस करते हैं, एक बार और देख लेते हैं। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। अगर हमारे पास पोलराइजर और एनालाइजर पैरेलल है, मीन्स थीटा 0 है, तो आई की वैल्यू क्या आ गई? आई नॉट, मतलब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है। अगर थीटा 90 है तो आई क्या मिलेगा हमें? 0। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास ब्रीवेस्टर लॉ। देखिए ब्रीवेस्टर लॉ क्या है? कहती n इज इक्वल टू टेन थीटा आई। n इज इक्वल टू टेन थीटा आई, ठीक है। तो जो थीटा आई है, ठीक है, हम क्या लेते हैं? थीटा आई वो है, इसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी बोलते हैं। और वो वाला एंगल जिस एंगल के ऊपर हमारे पास लाइट क्या कर रही है? इंसिडेंट कर रही है किसी भी सरफेस के ऊपर, जो भी सरफेस हम चूज कर रहे हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू टेन थीटा आई। थीटा आई क्या है? जिस एंगल के ऊपर आपके पास जो लाइट है इंसिडेंट करेगी, और आफ्टर इंसिडेंट वो आपके पास क्या करेगी? पोलराइज्ड होगी, ठीक है। और n क्या है हमारे पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो मीडियम हम ले रहे हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू टेन थीटा आई, दैट इज ब्रीवेस्टर लॉ। और इसमें क्या है हमारे पास कि हम इस ऐसे एंगल के ऊपर लाइट को पोलराइज इंसिडेंट करवाते हैं ताकि वो हमारे पास क्या हो सके? पोलराइज हो सके, ठीक है। तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है? वो हमारे पास किसके अकॉर्डिंग आएगी? एन, जो भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का, ठीक है। एन इज इक्वल टू टेन थीटा आई, ठीक है। थीटा क्या? आई क्या हमारे पास? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। क्लियर? अब इसके बेस के ऊपर मेनली हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.33। एन की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? ये ब्रीवेस्टर लॉ के ऊपर ही है। एन इज इक्वल टू 1.33। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या आएगा हमारे पास? फॉर्मूला क्या होता है ब्रीवेस्टर लॉ के अकॉर्डिंग? एन इज इक्वल टू टेन थीटा आई। अगर कोई भी रिलेशन पूछता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ पोलराइजेशन में, किसमें?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पोलर एंगल ऑफ पोलराइजेशन में तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है, n = tan थीटा आई। अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 53 डिग्री 4 इंच। क्लियर। नेक्स्ट है इफ़ द ब्रीफेस्टर एंगल इज 30 डिग्री फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब उल्टा है, पहले वाले में हमें क्या पूछा था, थीटा निकालने को पूछा था, एंगल ऑफ पोलराइजेशन पूछा था। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं। इफ़ द ब्रीफेस्टर एंगल इज़ 30 डिग्री, इफ़ द ब्रीफेस्टर एंगल इज़ 30 डिग्री, जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है हम उसको ब्रीफेस्टर एंगल भी बोलते हैं। तो ब्रीफेस्टर एंगल 30 डिग्री हो गया, थीटा = 30 डिग्री, तो n क्या फॉर्मूला आता है, n = tan थीटा। tan 30 डिग्री क्या आ जाएगा, 0.5774। क्लियर। नेक्स्ट है 2, ये है जो ये वाला न्यूमेरिकल है वो आपके पास बेस है लॉ ऑफ मेलस के ऊपर। ठीक है, लॉ ऑफ मेलस के ऊपर बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहते हैं 2 नाइकोल प्रिज्म्स आर सेट सो दैट मैक्सिमम लाइट इज ट्रांसमिटेड। ऐसा हमने सेटअप किया है कि हमें मैक्सिमम लाइट मिले। ठीक है, हमें पता है मैक्सिमम लाइट किस डायरेक्शन में मिलती है। देखिए हमने 2 चीज़ें डिस्कस की थी, एक बार हमारे पास थीटा क्या था, 0 था, एक बार हमारे पास थीटा क्या था, π/2। कोस क्या आता है, कोस वाली टर्म आती है ना हमारे पास, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। तो थीटा कोस 0 1, मतलब इस केस में हमारे पास मैक्सिमम लाइट मिलेगी, और कोस 90 0, इसमें हमारे पास मिनिमम लाइट मिलेगी या नहीं। ठीक है, तो थीटा 0 और थीटा π/2। ठीक है, थीटा 0 कोस 0 1, तो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम लाइट मिल रही है। थीटा 0 का मतलब कि जो हमारे पास 2 नाइकोल प्रिज्म होंगे उनको एक दूसरे के क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। इस केस में π/2 में क्या होंगे, हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। 2 नाइकोल प्रिज्म आर सेट सो दैट मैक्सिमम लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू व्हाट एंगल शुड वन ऑफ द 2 प्रिज्म आर बी रोटेटेड टू रिड्यूस इंटेंसिटी टू 1/2। हमने ऐसी डायरेक्शन में दोनों नाइकोल प्रिज्म को सेट करना है तो जो हमारे पास जो इंटेंसिटी मिले रिड्यूस होके वो कितनी मिले, हाफ। जो इंटेंसिटी है, ओरिजिनल इंटेंसिटी है, उसका क्या मिले, जो इनिशियल इंटेंसिटी है उसका क्या मिले, हमें हाफ मिले, मीन्स I0/2। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, I = I0/2। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे I = I0 cos स्क्वायर थीटा, लॉ ऑफ मेलस वाली में। ठीक है, तो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, I = I0 cos स्क्वायर थीटा, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। आई की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, I0/2 cos स्क्वायर थीटा। I0 से I0 हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसिल। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। cos थीटा की वैल्यू इधर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 1/√2। और cos 1/√, कब होता है, जब थीटा हमारे पास क्या होता है, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास थीटा क्या आ गया, π/4, और आगे ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, था π/4 पे या 3π/4 पे। इट मीन्स हम क्या करेंगे, अगर हमने जो इंटेंसिटी है लाइट की उसको हमने क्या लेना है, इनिशियल इंटेंसिटी का हाफ लेना है। देखिए सीधा भी पूछ सकते हैं कि अगर हमने 2 नाइकोल प्रिज्म को या फिर पोलराइज़र और एनालाइज़र को किस एंगल में सेट करेंगे ताकि जो हमें लाइट मिले वो क्या मिले, इनिशियल लाइट का जो इनिशियल लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की जो इनिशियल इंटेंसिटी है उसका हाफ मिले। ठीक है, उसका हाफ मिले तो उसमें हमारे पास एंगल क्या होना चाहिए, π/4 और 3π/4। क्लियर। नेक्स्ट MCQ देखिए, What is the angle between plane of oscillation and plane of polarization? What is the angle between plane of oscillation and plane of polarization? क्या होते हैं एंगल भाई, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। एक दूसरे के क्या होते हैं हमारे पास, परपेंडिकुलर। इट मीन्स उनमें एंगल क्या होगा, π/2। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी, बी ऑप्शन, π/2। प्लेन ऑफ ऑसिलेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। हमने डायग्राम में पढ़ा था XY और XZ वाला प्लेन के बारे में पढ़ा था एक एग्जाम्पल लेके।
तो जो एक्स जेड था वो हमारे पास क्या था, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और जो एक्स वाई था वो हमारे पास क्या था, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो जो एक्स वाई प्लेन है और जो एक्स जेड प्लेन है ये एक दूसरे के क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों में एंगल क्या होगा हमारे पास, π/2। क्लियर। द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टू क्रॉस्ड पोलराइड्स। ठीक है, अभी हमने थोड़ा सा पढ़ना है क्रॉस पोलराइड्स, बट क्रॉस पोलराइड्स के बारे में आपको देख के समझ आ जाए, पढ़ के समझ आएगा। मतलब एक दूसरे के क्रॉस है, मतलब दोनों की जो एक्सिस होंगी पोलराइड्स की, दोनों की एक्सिस एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टू क्रॉस पोलराइड्स में आपके पास एंगल क्या होगा, क्रॉस पोलराइड्स में आपके पास प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, क्या बोल रहे हैं, एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टू क्रॉस पोलराइड्स, मतलब जो हमने पोलराइजर लगा रखे हैं, क्रॉस पोजीशन में ला रखे हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो ऑसिलेशंस आएंगी उनमें जो एंगल होगा वो क्या होगा। ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, क्रॉस पोलराइड्स में हमारे पास क्या होता है, क्रॉस पोलराइड्स में हमारे पास क्या होता है कि दोनों पोलराइड्स क्या होते हैं हमारे पास क्रॉस पोजीशन में, मतलब दोनों की एक्सिस के बीच में हमारे पास एंगल क्या होगा, π/2। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो हमारे पास आएगा सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या आएगी, π/2, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टू क्रॉस पोलराइड्स, हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। क्रॉस पोलराइड्स में क्या होता है, ऐसे एक बता देती हूँ कि जो क्रॉस पोलराइड्स लेते हैं हम, ठीक है, उनमें जो ऑप्टिक एक्सिस होती हैं दोनों की, ठीक है, जो दोनों की ऑप्टिक एक्सिस होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी हमारे पास, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, जैसे ये वाली चीज़, ये एक पोलराइड है, ये सेकंड पोलराइड है, इन दोनों की जो ऑप्टिक ये एक्सिस है ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास दोनों पोलराइड्स क्या है, क्रॉस पोजीशन में है। तो इस केस में हमारे पास दो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन मिलेंगी, मतलब इसमें से जो ऑसिलेशन मिलेंगी और जो इसमें से ऑसिलेशन मिलेंगी, तो वो हमारे पास क्या होंगी, एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इट मीन्स उनमें एंगल क्या होगा, π/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंट बी पोलराइज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंट बी पोलराइज्ड, इनमें से इन जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा है जो पोलराइज नहीं हो सकती लाइट। हमने पहले भी बात की थी, सबसे पहले बात की थी कि जो पोलराइजेशन है वो वेव की किस नेचर को डिटेक्ट करती है, ट्रांसवर्स नेचर को। वेव की किस नेचर को डिटेक्ट करती है, ट्रांसवर्स नेचर को। ठीक है, तो हमारे पास जो वेव्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास पोलराइज नहीं होती, ओनली ट्रांसवर्स वेव्स हैं जो हमारे पास क्या होती है, पोलराइज होती हैं। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास रेडियो वेव, सेकंड ऑप्शन है आपके पास साउंड वेव्स, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसवर्स वेव और एक्सरेज, लास्ट ऑप्शन। तो हमारे पास रेडियो वेव्स जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो जो रेडियो वेव्स हैं वो तो क्या होती है हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव्स ही होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही आती हैं। तो मतलब ये तो हमारे पास पोलराइज होंगी। एक्सरेज भी होंगी क्योंकि ये भी ट्रांसवर्स होती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स तो होंगी ही होंगी। अब आगे बात साउंड वेव्स की, तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं भाई, तो साउंड वेव्स होती हैं वो होती हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स हमारे पास क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमारे पास पोलराइज नहीं हो सकती। साउंड वेव्स कांट बी पोलराइज्ड, याद रखना इस बात को, दिमाग में बिठा लो।
साउंड वेव्स को हम पोलराइज नहीं कर सकते, साउंड वेव्स को हम पोलराइज नहीं कर सकते। इस चीज़ को दिमाग में डाल लो। पोलराइजेशन हमारे पास किस चीज़ को डिटेक्ट करती है? ट्रांसवर्स नेचर को। किस चीज़ को डिटेक्ट करती है? ट्रांसवर्स नेचर को। ट्रांसवर्स वेव्स ही पोलराइज हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं पोलराइज हो सकती। क्लियर? तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वाला जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है? द पोलराइजिंग एंगल इज मेजर्ड एज एंगल। पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल की बात हमने किस में की थी? कौन सा लॉ पढ़ा था हमने? ब्रीवेस्टर लॉ पढ़ा था, वही पढ़ा था ना हमने, ब्रीवेस्टर लॉ। तो उसमें क्या था? ब्रीवेस्टर लॉ क्या होता है? एन इज इक्वल टू tan थीटा आई। ठीक है, तो आई भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस एंगल के ऊपर ही हम इंसिडेंट करवाते हैं, और ऐसा ही एंगल इंसिडेंस होना चाहिए जहाँ पे हमारे पास क्या हो सके? पोलराइजेशन हो सके। ठीक है, तो पोलराइजिंग एंगल इज मेजर्ड एज एंगल, क्या है फर्स्ट ऑप्शन? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। सी और डी वाली ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर पे होता है, नहीं, क्रॉस। रह गई हमारे पास ए ऑप्शन, क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही पढ़ते हैं ना हम क्या पढ़ते हैं ब्रीवेस्टर लॉ में? एन इज इक्वल टू tan थीटा आई, एन इज इक्वल टू tan थीटा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पोलराइजिंग एंगल इज मेजर्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी? ए ऑप्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा इज द पोलराइजिंग एंगल देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, पोलराइजिंग एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। पोलराइजिंग एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने दोनों का रिलेशन किस चीज़ में देखा था? किस आर्टिकल में, किस लॉ में देखा था हमने? ब्रीवेस्टर लॉ में। क्या था? हमने ब्रीवेस्टर लॉ क्या है हमारे पास? एन इज इक्वल टू tan थीटा आई या tan थीटा, इसको पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो पोलराइजिंग एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है? एन इज इक्वल टू tan थीटा आई। अगर बोलें कि अल्फ़ा आपके पास पोलराइजिंग एंगल है, इट मीन्स जो हमारे पास थीटा है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं? अल्फ़ा लिख देते हैं। ठीक है जी, थीटा की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? अल्फ़ा। ठीक है, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल हो गया? tan अल्फ़ा के इक्वल हो गया। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगी? सी ऑप्शन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इफ अल्फ़ा इज अ पोलराइजिंग एंगल। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगी? सी। क्लियर जी? थैंक यू एवरीवन। एंड अभी इसके बाद हमारे पास पोलराइजेशन की एक टॉपिक रह गया। ठीक है, और वो छोटा सा है, और ज़्यादा हम क्या करेंगे? क्वेश्चन MCQs करेंगे। आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा MCQs ट्राई कर सकते हो, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। ठीक है, इससे हमारा कंसेप्ट क्या हो जाता है? और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर कोई भी MCQs को आपको नहीं समझ आ रहा है या कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम जितना भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।